कुछ कहानियां सिर्फ खबरें नहीं होती, वे सत्ता के अंधेरे तहखानों में दबी चीखें होती हैं। यह वही कहानी है जहां प्यार भी, उम्मीद भी, लेकिन उसी रास्ते में खड़ा था एक ऐसा राजनीतिक तंत्र जिसके सामने इंसान सिर्फ मोहरा बन जाता है। आज हम खोलेंगे शिल्पी गौतम केस की परतें, एक केस जिसने बिहार की पुलिस, राजनीति, सत्ता और सीबीआई तक को सवालों के घेरे में ला दिया, जहां हर सबूत, हर गवाह और हर बयान साजिश की परछाइयां थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ यह एक प्रेम कहानी की मौत नहीं थी, यह था सत्ता के जंगल राज का सबसे अंधेरा सच। मैं हूं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के नव शो जंगल राज। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। यह कहानी बिहार के एक बहुत चर्चित और अनसुलझे मामलों में से एक शिल्पी गौतम मर्डर केस की है। 5 अगस्त 1997 एक याचिका के सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार की पहली बार जंगल राज कहा था। तब पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। यह कहानी भी उसी दौर की है। उस समय लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और लालू यादव की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी पर बैठाया गया था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव का बिहार की राजनीति में दबदबा बढ़ गया, या यूं कहें तो सरकार को पूरे हैंडल करने की जिम्मेवारी उनके हाथों में ही आ गई। साधु यादव उस समय आरजेडी के गोपालगंज क्षेत्र से विधायक थे। उस समय बिहार के आरजेडी की लहर भी थी, तो बहुत सारे लोग आरजेडी से जुड़ना चाहते थे, और खास तौर पर साधु यादव से, क्योंकि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे और लालू यादव के साले भी। और उस समय पार्टी में उनकी धाक बहुत थी, सरकार से लेकर प्रशासन तक। उस समय एक युवक बिहार की राजनीति पर अपना भविष्य संवारने के लिए आरजेडी की युवा शाखा से जुड़ गया। 27 वर्षीय इस युवक का नाम गौतम सिंह था। गौतम के पिता का नाम डॉक्टर बीएन सिंह थे। बीएन सिंह अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे। गौतम सिंह और उनके परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कई न्यूज रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि गौतम के पिता यानी डॉक्टर बीएन सिंह का आरजेडी से कई बड़े राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध भी थे। डॉक्टर बीएन सिंह का बेटा गौतम सिंह अपने परिवार से दूर पटना में ही रहकर राजनीति के दांव पेच सीख रहा था और राजनीति में अपना करियर संवार रहा था। इतने दिनों में गौतम सिंह की साधु यादव से अच्छी जान पहचान हो गई थी। साथ में उठना बैठना तो होता ही रहता था। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि गौतम सिंह और साधु यादव बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। एक दिन गौतम सिंह अपनी एक बेहद ही करीबी महिला मित्र शिल्पी जैन को एक फंक्शन में ले गया। कहा जाता है कि उस फंक्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। साधु यादव भी उन्हीं नेताओं में और पहुंचने वाले आगंतुकों में एक थे। गौतम सिंह ने अपनी दोस्त शिल्पी जैन को वहां मौजूद सभी बड़े नेताओं से मिलवाया, यहां तक कि साधु यादव से भी। अब इसी फंक्शन से शिल्पी गौतम मर्डर केस की नींव पड़नी शुरू हो गई, और इस किसी की भनक भी ना हो, शिल्पी जैन को भी न थी और न ही गौतम सिंह को भी थी। शिल्पी जैन पटना के रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 23 साल की शिल्पी जैन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की लड़की थी। वह मिस पटना भी रह चुकी थी। उसने पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसने कॉलेज के फेयरवेल में क्वीन की खिताब से नवाजा भी गया था, और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो कंप्यूटर की कोर्स कर रही थी। यह दावा किया जाता है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। 2 जुलाई 1999 की तारीख को हमेशा की तरह शिल्पी जैन अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए घर से निकली। दोपहर 2 बजे करीब इंस्टीट्यूट जाने के लिए उसने रिक्शा लिया। अभी शिल्पी बीच ही रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे गौतम का एक दोस्त मिला, जिसने शिल्पी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और शिल्पी जी भी चूंकि वो गौतम का दोस्त था तो इसलिए उस व्यक्ति को भी जानती थी। उस लड़के ने शिल्पी से थोड़ा जोर देकर कहा, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट छोड़ दूंगा। शिल्पी उसकी बात को मान गई और मना नहीं कर पाई, और रिक्शा से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देकर उस दोस्त की गाड़ी में बैठ गई। उस दोस्त अपनी कार को शिल्पी के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रास्ते न ले जाकर
पटना के शहर से बाहर फुलवारी शरीफ नामक एक जगह की ओर मोड़ दिया। जो लोग बिहार से हैं वो जानते हैं फुलवारी शरीफ को। आपको बताते चले कि फुलवारी शरीफ में ही साधु यादव का घर था। तो अब उस कार को दूसरे रास्ते पे जाते देख शिल्पी ने उस लड़के से कहा कि मुझे उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना है और तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो। तब उस लड़के ने कहा कि हम फुलवारी शरीफ ही जा रहे हैं जहां गौतम भी है। गौतम का नाम सुनते ही शिल्पी नॉर्मल हो गई। वे लड़का शिल्पी को फुलवारी शरीफ के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वो गेस्ट हाउस उस समय कुछ बड़े लोगों की अय्याशी के अड्डे के रूप में भी जाना जाता था। अब इधर शिल्पी को अपने घर से निकले काफी समय हो गया था। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन शिल्पी अपने घर पर नहीं गई। घर वालों ने शिल्पी को हर जगह ढूंढा जहां वो जा सकती थी, पर शिल्पी उन्हें नहीं मिली। शिल्पी के घर वालों ने गौतम से भी संपर्क किया। शिल्पी तो उसके साथ भी नहीं थी। जब गौतम को शिल्पी के लापता होने की खबर मिली तो वो भी परेशान हो गया। गौतम ने भी हर जगह शिल्पी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। आखिरकार गौतम को किसी से पता चल गया कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। फुलवारी शरीफ के उस गेस्ट हाउस के बारे में सुनते ही गौतम की हालत खराब हो गई। वो जानता था कि वो गेस्ट हाउस किन चीजों के लिए कुख्यात है, विख्यात है, और वह शिल्पी के साथ क्या हो सकता है। वो तुरंत उस फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस की तरफ भागा। जब गौतम उस गेस्ट हाउस में पहुंचा तो वो देखता है कि 23 साल की लड़की पर कई लोग टूट पड़े हैं। उस लड़की के साथ कई लोग दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम उन लोगों के बीच पड़ी शिल्पी को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगा और पुलिस के पास जाने की बात कहने लगा। पर एक अकेला गौतम उन लोगों से ना शिल्पी को बचा सका और न ही खुद को। इसके बाद गौतम को भी पकड़ के मारा पीटा गया, लात घूंसों से रौंद दिया गया। बताया जाता है कि शिल्पी जैन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर दोनों को गला घोटकर उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया। अब इधर शिल्पी के घर वालों को शिल्पी नहीं मिली। उन लोगों ने पुलिस में जाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 जुलाई को पूरी रात बीत गई। 3 जुलाई के सुबह भी बीत गई, पर परिवार वालों को न शिल्पी की कोई खोज खबर मिली, न ही गौतम को मिली। पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं बता पाई। अचानक 3 जुलाई की रात के करीब 9 बजे पटना के गांधी मैदान के पास स्थित विधायक आवास के एक गैरेज में पुलिस का मजमा लगा था। वजह थी एक सफेद मारुति जेन कार जिसमें 2 अर्धनग्न लाशें थीं। ये लाशें गौतम सिंह और शिल्पी जैन की थी। बताया जाता है कि जो गैरेज था वो साधु यादव का था। अब पुलिस को उन लाशों की खबर किसने दी? किसने ये बताया कि साधु यादव के गैरेज में 2 लाशें पड़ी हैं? ये जानकारी न कभी बाहर आई, ना ही किसी ने कोशिश भी करा। अब पुलिस उस गैरेज के पास पहुंची थी, तब उसे गैरेज का दरवाजा भी अंदर से लॉक था, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा पाए। ये कभी नहीं जान पाता कि उस गैरेज में 2 लाशें पड़ी हैं। तो थ्योरी ये दी गई कि जिसने भी पुलिस को खबर दी उसको पहले से ही सारी घटनाओं के बारे में जानकारी थी। जिसे भी पुलिस को जानकारी दी थी एक योजना के तहत दी थी। गैराज का दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस अंदर गई। मारुति जैन में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें पड़ी थी। पुलिस ने दोनों की तस्वीरें ली जो उस समय के सबसे बड़े न्यूज चैनल के पास गई। उस कार में शिल्पी और गौतम की लाशें अर्धनग्न हालत में थी। गौतम ने एक पैंट पहन रखी थी और शिल्पी के शरीर पर कपड़े के नाम पर एक टी शर्ट मात्र थी और दावा किया गया कि वो टी शर्ट भी गौतम सिंह की थी। रात 9 बजे के करीब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और 9:30 बजे के आसपास में साधु यादव अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल यानी कि अपने आवास पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ हंगामा करने लगे। पुलिस ने शिल्पी और गौतम की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और बिना कोई पुख्ता जांच और पोस्टमार्टम के पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर दिया। पुलिस का यह कहना था कि हमने इस तरह के बहुत से केस देखे हैं और आत्महत्या का मामला है और दोनों ने अपने परिवार के दबाव में आकर जहर खा लिया है। अब सवाल यह था कि बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस ने यह दावा कैसे कर दिया कि शिल्पी और गौतम ने आत्महत्या की है, और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस को यह कैसे बता दिया कि दोनों ने जहर ही खाया है। इस मामले में तो ये सवाल भी उठते हैं कि अगर दोनों ने आत्महत्या की भी थी तो दोनों अर्धनग्न हालत में क्यों थे? शिल्पी जैन के कपड़े कहां थे? उसने गौतम की टी शर्ट क्यों पहन रखी थी? इसके बाद पुलिस ने इस मामले के एक और लापरवाही बरती।
जिस कार में शिल्पी गौतम की लाश मिली थी, जिसमें कातिल के सबूत हो सकते हैं, उसके फुटप्रिंट मिल सकते थे, उस कार को बेहद लापरवाही दिखाते हुए कांस्टेबल के द्वारा ड्राइव करवाकर पुलिस थाने भिजवा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह पुलिस ने कार के स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो शायद कातिल के हो सकते थे। इस मामले में उस कार को बहुत सावधानी से सबूतों पर ध्यान रखते हुए खिंचवाकर पुलिस थाने ले जाना चाहिए था, पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इतना तेज रिपोर्ट देने के मामले में पटना पुलिस काफी चर्चा में आ गई। इतना ही नहीं, गौतम के परिवार वाले जो कि विदेश में रहते थे, उनकी गैर मौजूदगी में गौतम का पोस्टमार्टम करा ली गई। 3 जुलाई की रात को ही उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। इस पर शिल्पी और गौतम के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। उस रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी की बॉडी के वीर्य के अंश पाए गए, जो कि 1 से अधिक लोगों के थे। यह रिपोर्ट खुलासा कर रही थी कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था, और वो भी 1 से अधिक लोगों के द्वारा। शिल्पी और गौतम के शरीर पर जूतों के निशान भी पाए गए थे, जैसे उसके साथ मारपीट की गई हो। रिपोर्ट्स इन सब खुलासा होने के बाद भी पुलिस ने यह कह दिया कि शिल्पी के शरीर पर मिले अंश वीर्य के नहीं बल्कि पसीने के हैं। न्याय न मिलते देख शिल्पी के परिवार वालों ने 6 दिन बाद दावा किया कि शिल्पी को हत्या हुई थी, न कि उसने आत्महत्या की थी। शिल्पी के घर वालों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई थी। विपक्ष इस मामले को लेकर राबड़ी देवी की सरकार को घेरने में लगी थी, क्योंकि इस मामले में उनके भाई साधु यादव का नाम आ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए राबड़ी देवी सरकार ने सितंबर 1999 को शिल्पी गौतम मामले को सीबीआई के हाथों में दे दिया। इंसाफ की बुझती हुई लौ को एक और जोर मिल गया। एक आस बन गई कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह को न्याय जरूर मिलेगा। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पोस्टमार्टम में शिल्पी की बॉडी पर पाए गए वीर्य के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया। कई न्यूज रिपोर्ट में कहा जाता है कि सीबीआई शिल्पी जैन की बॉडी पर पाए गए वीर्य का डीएनए मिलान कराने के लिए साधु यादव के पास उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए पहुंची, पर साधु यादव ने सीबीआई को अपना ब्लड सैंपल देने से भी साफ इनकार कर दिया। अब पता नहीं सीबीआई ने इसके खिलाफ कोर्ट में आपत्ति क्यों नहीं दिखाई। धीरे धीरे समय गुजरता गया, शिल्पी गौतम कांड ठंडा होते गया और लोगों के जहन से ये मामले धुंधले होते चले गए। और इसी बीच बिना साधु यादव के डीएनए मिलान के ही सीबीआई को जांच चलती रही। शिल्पी गौतम मामले के करीब 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में जमा की और अदालत ने इस मामले को बंद करने की सिफारिश कर दी। कुछ न्यूज रिपोर्ट दावा करते हैं कि सीबीआई जांच रिपोर्ट में भी वही कह रही थी जो पटना पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में कह रही थी। पटना पुलिस की तरह ही सीबीआई को भी यही दावा था कि शिल्पी के बॉडी पर मिले अंश पसीने के ही थे और दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि सीबीआई के अनुसार पटना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों ने पाया था कि अल्युमिनियम फॉस्फाइड नामक जहर दोनों की मौत के कारण थे। अल्युमिनियम फॉस्फाइड को आमतौर पर सेल्फास के नाम पर जाना जाता है। इसका उपयोग अनाज के संरक्षण के लिए किया जाता है और यह अत्यधिक जहरीला होता है। सीबीआई के रिपोर्ट में यह कहा गया कि घटनाओं को क्रम से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आत्महत्या का मामला था और शिल्पी जैन के यौन उत्पीड़न और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप भी निराधार थे, क्योंकि शिल्पी के कपड़ों पर पाया गया वीर्य गौतम का था। टाइम्स ऑफ इंडिया के उलट दूसरे न्यूज रिपोर्ट्स में इसे पसीना ही बताया गया था। शिल्पी गौतम मामले को लेकर इंटरनेट पर बहुत सीमित, अनसुनी और बिखरी हुई जानकारियां उपलब्ध हैं। खैर, सीबीआई की इस रिपोर्ट पर बहुत हंगामा होने लगा। मीडिया से लेकर विपक्ष तक सरकार और सीबीआई को घेरने की कोशिश करने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही एक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन ने यह कहा था कि शुरुआत में मिली शिल्पी मामले में सीबीआई उनके घर आई थी। तब सीबीआई ने कहा था कि यह मामला हत्या का है। उज्जवल जैन के अनुसार सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि इस मामले में कई व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न के सबूत मिले थे। इस मामले में शिल्पी जैन की मां ने कहा था कि जब यह मामला आत्महत्या का ही है तो सीबीआई ने जांच में 4 साल का लंबा समय क्यों लगा दिया। उनका कहना था कि जांच में इतना लंबा समय केवल लोगों के जहन से इस मामले को मिटाने के लिए किया गया था,
कि इस मामले के जांच बंद होने के बाद भी शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहा। कुछ लोगों को प्रशांत जैन की इंसाफ की लड़ाई पसंद नहीं आई और साल 2006 में उसे अनजान व्यक्तियों द्वारा किडनैप कर लिया गया। शिल्पी के घर वालों ने पुलिस में प्रशांत के अपहरण की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशांत जैन की खोज में लग गई। अचानक 2 दिन बाद प्रशांत जैन सही सलामत अपने घर पे आ गए। अपहरण वाली उस घटना के बाद से शिल्पी गौतम मर्डर केस में न्याय की आस हमेशा के लिए बुझ गई। हमें किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में गौतम सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार के शामिल न होने के कोई जिक्र नहीं मिलता। जितना भी मिला सिर्फ शिल्पी जैन के परिवार का ही मिला। आज भी इस शिल्पी गौतम मामले में को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहते हैं, जिनका जवाब मिलना अब शायद असंभव हो गया था। फिर हम कल मिलेंगे अगले एक रिपोर्ट के साथ। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।